जय हिंद डियर फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 8 मैथ्स एक्सप्रेस एक्सरसाइज 12.4। वन नंबर क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई दी काइट्स फ्रॉम दी फॉलोइंग क्वाड्रेटर्स। तो पहले देखिए काइट्स क्या होते हैं। काइट्स तो बिल्कुल ऐसे ही होते हैं ना। ये जो फिगर है इसको काइट कहते हैं। इस फिगर को क्या कहते हैं? काइट कहते हैं। अच्छा, काइट के ये जो एंगल है और ये जो एंगल है, इन दोनों एंगल्स इक्वल है। ठीक है, ये साइड और ये साइड इक्वल है। दूसरा, ये साइड और ये साइड इक्वल है। अच्छा, इन दोनों साइड्स एडजेसेंट साइड्स हैं और इन दोनों साइड्स भी एडजेसेंट साइड्स है, लेकिन ऑपोजिट साइड्स इक्वल नहीं है। मतलब इसका अपोजिट साइड ये है और इसका अपोजिट साइड ये साइड है। अपोजिट साइड्स इक्वल नहीं होते। हाँ, साइड्स की एक एक जुड़ा एडजेसेंट साइड्स इक्वल होते और सिर्फ एक जुड़ा ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते। ये एंगल और ये एंगल ऑपोजिट है, दोनों इक्वल है। लेकिन ये जो एंगल है और ये जो एंगल है, इन दोनों एंगल्स भी ऑपोजिट है लेकिन इक्वल नहीं है। तो काइट्स की खासियत यही है। तो भाई यहाँ से आप कौन कौन से काइट है पता कर लीजिए। ए नंबर काइट है, सी नंबर काइट है और डी नंबर। तो ए सी डी ये तीनों फिगर्स काइट है। देखिए एडजेसेंट साइड्स इक्वल है। बी नंबर देखिए ये एक रेक्टेंगल टाइप है। तो बी नंबर तो ऐसा है ना। तो देखिए बी नंबर का ये साइड और ये साइड इक्वल है, ये साइड और ये साइड इक्वल है। मतलब ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, एडजेसेंट साइड्स इक्वल नहीं है। ये दोनों एडजेसेंट है, इक्वल नहीं है। हाँ, ये दोनों ऑपोजिट है, ये दोनों भी ऑपोजिट है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल है। तो ये काइट नहीं है। काइट के लिए शर्त क्या है? एडजेसेंट साइड्स इक्वल होनी चाहिए और सिर्फ एक जुड़ा ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होने चाहिए, बस। तो यहाँ ए सी डी आपकी काइट्स है और बी नंबर काइट नहीं है, जस्ट क्वाड्रेटल है। मतलब इसको रेक्टेंगल कह सकते हैं। नेक्स्ट 2 नंबर देखिए, आइडेंटिफाई द ट्रेपीजियम्स फ्रॉम द फॉलोइंग क्वाड्रेटर्स। इनमें से ट्रेपीजियम आइडेंटिफाई करना। तो भाई ट्रेपीजियम क्या है ये आपको पता है। मान लीजिए ये एक फिगर है, इसको ट्रेपीजियम कहते हैं। ठीक है। अच्छा, ये भी ट्रेपीजियम है, ये भी एक ट्रेपीजियम है। ठीक है, मतलब ट्रेपीजियम के लिए एक जुड़ा ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होनी चाहिए। ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है। तो यहाँ देखिए सिर्फ डी नंबर आपकी ट्रेपीजियम है। ए नंबर ये एक पैरेललोग्राम है, बी नंबर ये एक नॉर्मल क्वाड्रेटल है, ना तो पैरेललोग्राम ना तो ट्रेपीजियम है। सी नंबर देखिए काइट है और डी नंबर ट्रेपीजियम है। ठीक है। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी फॉल्स है ये लिखिए। तो तरीका है, देखिए ऑल द एंगल्स ऑफ ए रोम्बस आर राइट एंगल्स। क्या रोम्बस के सारे एंगल्स राइट एंगल्स हैं? ये एक रोम्बस है, सब एंगल्स यहाँ राइट एंगल्स कह रहा है कि एक्चुअली देखिए रोम्बस की किसी भी एंगल राइट एंगल नहीं है। ये दोनों ऑपोजिट है, ये दोनों भी ऑपोजिट है। तो एक जुड़ा एंगल एक्यूट है और एक जुड़ा एंगल ऑब्ट्यूज है रोम्बस के, लेकिन एक भी एंगल राइट एंगल नहीं है। तो यहाँ कह रहा है कि सब के सब एंगल्स क्या है? राइट एंगल है। तो मतलब ए नंबर फॉल्स। ए नंबर क्या है? फॉल्स है। ठीक है, ए नंबर फॉल्स। नेक्स्ट बी नंबर देखिए, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए ट्रेपीजियम आर इक्वल। क्या किसी ट्रेपीजियम के ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हैं? तो पहले देखिए एक ट्रेपीजियम ड्रॉ करते हैं। ये है एक ट्रेपीजियम, मान लीजिए ये भी तो एक ट्रेपीजियम है, बल्कि ये आइसोसेलेस ट्रेपीजियम नहीं है। तो क्या ऑपोजिट एंगल्स इक्वल है? इसका अपोजिट एंगल ये है और इसका अपोजिट एंगल ये एंगल है। क्या ये दोनों बराबर है और ये दोनों बराबर है? हरगिज़ नहीं। देखिए ट्रेपीजियम की अपोजिट एंगल्स इक्वल नहीं होते हैं। तो इसका मतलब बी नंबर भी फॉल्स है। तो बी नंबर बाई फॉल्स। सी नंबर देखिए, डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। अच्छा, ये तो रोम्बस है। तो क्या किसी रोम्बस की डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है? तो देखिए ये डायगोनल है और ये भी डायगोनल है, तो एक दूसरे को यहाँ राइट एंगल पे बाइसेक्ट कर रहा है। तो देखिए ये जो रोम्बस है ना, रोम्बस की जो दोनों डायगोनल्स है एक दूसरे को इक्वली काटते हैं, ठीक मिडिल में काटते हैं और 90 डिग्री एंगल पे काटते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। तो ये ठीक है।
बाइसेक्ट कर रहा है और राइट एंगल पे कर रहा है, तो मतलब सी नंबर करेक्ट है, ट्रू है। डी नंबर है डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। आप देखते हैं एक स्क्वायर की डायगोनल्स की प्रॉपर्टी, ये एक स्क्वायर है तो ये डायगोनल है, स्क्वायर की डायगोनल इक्वल है, दोनों डायगोनल्स इक्वल है, दोनों डायगोनल्स के लेंथ इक्वल है, बाइसेक्ट भी करते हैं। यहाँ जो दो एंगल्स हो रही है दोनों 90 डिग्री करके हो रहे हैं, दोनों 90 डिग्री होकर हो रहे हैं, तो राइट एंगल है, इक्वल है दोनों डायगोनल्स, बाइसेक्ट भी कर रहे हैं, मतलब ठीक मिडिल में एक दूसरे को काट कर रहे हैं और यहाँ 90 डिग्री एंगल भी बना रही है, तो मतलब ये ट्रू है, तो डी नंबर ट्रू है। नेक्स्ट ई नंबर देखिए, इफ द डायगोनल्स ऑफ द रोम्बस आर इक्वल देन इट इज ए स्क्वायर। ये एक्चुअली एक रोम्बस है, रोम्बस के चारों साइड्स बराबर होते हैं और स्क्वायर के भी चारों साइड्स बराबर होते हैं, लेकिन डिफरेंस ये होते हैं कि भाई स्क्वायर की दोनों डायगोनल्स इक्वल होते हैं लेकिन रोम्बस की दोनों डायगोनल्स इक्वल नहीं होते, रोम्बस की दोनों डायगोनल्स इक्वल नहीं होते। स्क्वायर के इंटीरियर चारों एंगल्स 90 डिग्री करके है, लेकिन रोम्बस के चारों एंगल्स 90 डिग्री करके नहीं, दो जुड़ा ऑपोजिट एंगल्स ऑब्ट्यूज है और दो जुड़ा ऑपोजिट एंगल्स एक्यूट है और बराबर भी है, ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, लेकिन स्क्वायर के चारों एंगल्स बराबर है। तो अच्छा, इन दोनों को एक साथ रोम्बस कहते हैं। रोम्बस इसलिए कहते हैं कि इनकी चारों साइड्स इक्वल है, तो यहाँ कह रहे हैं ये दोनों तो रोम्बस हैं, तो जिस रोम्बस की डायगोनल्स इक्वल है वो एक स्क्वायर है। हाँ, डायगोनल्स इक्वल जब है वो स्क्वायर है और डायगोनल जब इक्वल नहीं है तो ये नॉर्मल रोम्बस है, थोड़ा सा टेढ़ी है, तो इसलिए ये ट्रू है, मतलब ई नंबर ट्रू है। नेक्स्ट एफ नंबर देखिए, द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल कैन बी 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। यह एक रेक्टेंगल है। अच्छा, रेक्टेंगल के दोनों डायगोनल्स देखते हैं, तो एक्चुअली क्या होते हैं, रेक्टेंगल के दोनों डायगोनल्स इक्वल होते हैं। ये जो दो डायगोनल्स है रेक्टेंगल के, दोनों डायगोनल्स इक्वल होते हैं और यहाँ कह रहा है कि एक डायगोनल 4 सेंटीमीटर और दूसरा डायगोनल 6 सेंटीमीटर। अरे भाई, जब रेक्टेंगल के दोनों डायगोनल्स इक्वल होते हैं तो एक 4 और दूसरा 6 कैसे हो सकता है? ये तो रोम्बस के केस में हो सकता है, क्योंकि रोम्बस के दोनों डायगोनल्स अलग अलग होते हैं। वैसे ही ये जो पैरेललोग्राम है, ये तो एक पैरेललोग्राम है ना, मान लीजिए ये कुछ पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम की दोनों डायगोनल्स भी इक्वल नहीं होते हैं। पैरेललोग्राम के केस में भी हो सकते हैं और रोम्बस के केस में हो सकते हैं, लेकिन स्क्वायर और रेक्टेंगल के केस में दोनों डायगोनल्स इक्वल होते हैं। हाँ, और एक चीज़ देखिए, स्क्वायर और रोम्बस दोनों के केस में दोनों डायगोनल्स राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं, यहाँ पे राइट एंगल होते हैं, ठीक है, राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं। लेकिन ये जो पैरेललोग्राम है और रेक्टेंगल है, दोनों डायगोनल्स तो बाइसेक्ट करते हैं लेकिन राइट एंगल पे नहीं है, तो इसलिए ये फॉल्स है। नेक्स्ट जी नंबर देखिए, इफ द एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल देन इट इज ए काइट। किसी पैरेललोग्राम के अगर एडजेसेंट साइड्स इक्वल है, ठीक है, तो ये एक काइट है, ये एक काइट है। यह कह रहे हैं कि अगर किसी पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स इक्वल है तो ये काइट है। अरे भाई, पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स इक्वल होने से क्या काइट होता है? ये तो भी एक पैरेललोग्राम है, ये भी तो एक पैरेललोग्राम है, ये भी एक पैरेललोग्राम है, तो अगर पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स इक्वल है तो ये रोम्बस होगा। अच्छा, रोम्बस में एक तो नॉर्मल रोम्बस थोड़ा सा टेढ़ा, मतलब स्क्वायर को थोड़ा सा टेढ़ा करने से रोम्बस होगा, और दूसरा ये तो एक स्क्वायर है, ठीक है। लेकिन काइट कैसे हो सकती है भाई? देखिए, काइट की दोनों एडजेसेंट साइड ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होते ही नहीं। यह कह रहा है कि पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स अगर इक्वल है तो ये काइट होगा। तो पहला ये बात ये है कि काइट पैरेललोग्राम तो होते ही नहीं। कैसे? देखिए, ये एक काइट है, अच्छा, ये साइड और ये साइड पैरेलल नहीं होते, ये साइड और ये साइड भी पैरेलल नहीं है, लेकिन ये काइट है और एडजेसेंट साइड्स इक्वल है। तो पहला बात ये गलत है कि भाई ये काइट पैरेललोग्राम है। तो एक्चुअली अगर अपोजिट साइड्स एडजेसेंट साइड्स इक्वल है तो ये रोम्बस होगा, ये दोनों ही रोम्बस है। और एडजेसेंट साइड इक्वल होने के मतलब सारे के सारे साइड्स इक्वल है, ये फॉल्स है, यानी कि जी नंबर फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ABCD इज अ ट्रेपेजियम in which AB parallel to DC and angle A is equal to angle B is equal to 40 degree. Find angle C and D are these angles equal. इसका एंगल A और एंगल B 40 डिग्री करके है, दोनों बराबर हैं, तो एंगल D और एंगल C निकलना, ठीक है। ये जो AB है और DC है, दोनों साइड्स पैरेलल हैं। ये AD एक ट्रांसवर्सल है, यहाँ BC भी एक ट्रांसवर्सल है,
तो आपको पता है भाई ट्रांसवर्सल की एक ही साइड में दोनों इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी कि दोनों के साम 180 डिग्री होते हैं। तो इन दोनों के साम भी 180 डिग्री, इन दोनों के साम भी 180 डिग्री। अच्छा, इन दोनों 40-40 है, तो मतलब यहाँ जो दो एंगल्स आएंगे इक्वल आएंगे। तो यहाँ देखिए, पहले देखिए ABCD इज ए ट्रेपेजियम, और ट्रेपेजियम की AB DC है, AB पैरेलल टू DC, ठीक है। अच्छा, तो आप देखिए एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? देखिए एंगल्स ऑन दी इंटीरियर एंगल्स ऑन दी सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ठीक है, ये चीज़ ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। तो दिस इम्प्लाइज एंगल A तो है, एंगल A 40 डिग्री है, प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो दिस इम्प्लाइज एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री इज इक्वल टू 140 डिग्री। तो देयरफॉर एंगल D इज इक्वल टू 140 डिग्री, ये एंगल D 140 डिग्री निकला। अब एंगल C भी इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ भी 40 माइनस 180 होगा, ठीक है। अच्छा, सिमिलरली एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री इज इक्वल टू 140 डिग्री। एंगल C भी 140 डिग्री है, एंगल D भी 140 डिग्री है। तो देयरफॉर यस इक्वल, बोथ द एंगल्स आर इक्वल, ये दोनों एंगल भी इक्वल है, 140 डिग्री करके है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो AD है और BC है, इस ट्रेपेजियम की दो इक्वल साइड्स है, लेकिन पैरेलल नहीं है ये दोनों तो पैरेलल है। तो जब किसी ट्रेपेजियम की दो अपोजिट साइड्स पैरेलल इक्वल है, तो इसको हम आइसोसेलेस ट्रेपेजियम कहते हैं, मतलब ABCD इज एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, इफ द लेंथ ऑफ ए डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज 8 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर। तो भाई स्क्वायर तो ऐसे होते हैं ना, जिसके चारों साइड्स बराबर है। अच्छा, तो एक स्क्वायर की जो दो डायगोनल्स होते हैं, दोनों डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं। तो ये जो दो डायगोनल्स है और ये की लेंथ क्या है, 8 सेंटीमीटर है। डायगोनल कितने हैं, 8 सेंटीमीटर है। अच्छा, तो स्क्वायर के साइड क्या होगा, तो देखिए बहुत इजी एक फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला क्या है भाई, डायगोनल साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू डायगोनल डिवाइडेड बाय रूट 2। मतलब रूट 2 से अगर डायगोनल को डिवाइड दिया जाए तो स्क्वायर के साइड मिल जाएगा। इसकी भी प्रूफ है, तो प्रूफ में हम नहीं जा रही है, यानी कि इसको डिटेल में हम नहीं कर रहे हैं, तो जस्ट फॉर्मूला यूज करना। स्क्वायर की डायगोनल से अगर स्क्वायर के साइड निकलना है तो डायगोनल को रूट 2 से डिवाइड देना। अच्छा, डायगोनल यहाँ 8 है, 8 सेंटीमीटर। अच्छा, 8 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई रूट 2, तो इज इक्वल टू 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 4, यह सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर लिख देना, 2 इंटू 4, 8 को हम 2 इंटू 4 से लिख सकते हैं, नीचे रूट 2 है। अच्छा, इज इक्वल टू, फिर देखिए 2 को हम रूट 2 इंटू रूट 2 लिख सकते हैं। अच्छा, इंटू 4 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय रूट 2 है। अब देखिए नीचे से रूट 2 गायब हो गया, मतलब ये रेशनलाइज हो गया, तो रूट 2 कैंसिल, तो इज इक्वल टू रूट 2 का वैल्यू आपको पता है 1.414 समथिंग। अच्छा, इंटू 4 सेंटीमीटर, तो इज इक्वल टू 4 से इसको मल्टीप्लाई करना, तो 5.66 सेंटीमीटर होगा अप्रोक्स। 5.656 आ रही है, तो राउंड फिगर करके 5.664। तो ये जो स्क्वायर है इसकी साइड 5.66 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये राउंड फिगर करके है, मतलब अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। एक्चुअली एग्जैक्ट वैल्यू ज़िंदगी में कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि रूट 2 जो है ना, ये एक इरेशनल नंबर है। तो इसी तरीके से आप निकाल सकते हैं। अगर स्क्वायर की डायगोनल्स दी जाए ना, तो इसके साइड, ये शॉर्टकट फार्मूला है भाई। अच्छा, यहाँ आपको एक कन्फ्यूजन आ सकते हैं कि भाई रूट 2 को हम रूट 2 इंटू रूट 2 कैसे लिख सका। तो एक्चुअली देखिए रूट 2 और रूट 2 इसको अगर मल्टीप्लाई की जाए तो 2 होगा। कैसे, देखिए रूट 2 इंटू रूट 2, तो मान लीजिए x इंटू एक्स है, तो x इंटू एक्स को हम एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, तो x की जगह रूट 2 है, तो रूट 2 होल स्क्वायर है। अब देखिए स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया, तो जस्ट 2 है, तो मतलब 2 का हम रूट 2 इंटू रूट 2 लिख सकते हैं। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, फाइंड द साइड्स ऑफ ए रोम्बस हुज डायगोनल्स आर ए नंबर 10 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर, बी नंबर 16 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर।
तो आप देखिए रम्बस दी गई है, रम्बस तो ऐसे होते हैं ना। अच्छा रम्बस ये स्क्वायर की तरह चारों साइड्स बराबर है। अच्छा लेकिन स्क्वायर से थोड़ा सा अलग है, टेढ़ा है, और इसकी दोनों डायगोनल्स इक्वल नहीं है, अनइक्वल है डायगोनल्स की लेंथ। ठीक है, तो दोनों डायगोनल्स की लेंथ दी गई है 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसकी साइड्स की लेंथ क्या है, तो देखो भाई इसको थोड़ा सा डिटेल्स में की जाए तो थोड़ा लंबा होगा, प्रोसेस लंबा हो जाएगा। तो शॉर्टकट एक फॉर्मूला है। अच्छा, स्क्वायर की डायगोनल से हमने स्क्वायर की साइड निकाले थे, कैसे? डायगोनल को √2 से डिवाइड देके। लेकिन इसके केस में फॉर्मूला क्या है, तो इसके केस में फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला ये है, शॉर्टकट फॉर्मूला √d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। मतलब डायगोनल, दोनों डायगोनल्स है ना, दोनों अलग अलग है, सेम नहीं है, तो एक को 1 मानना और एक को 2 मानना। अच्छा, होल डिवाइडेड बाई 2 है। अच्छा, तो d1 यहाँ हमने देखिए डायगोनल्स ऑफ रम्बस, इसको d1 मानिए और इसको d2 मानिए, या फिर इसको d2 और इसको d1 भी मान सकते हैं, किसी को 1 किसी को 2 मान सकते हैं। मतलब यहाँ d1 और d2 से दोनों डायगोनल ही है। अच्छा, तो अंडर रूट देखिए d1 क्या है, 10 है, तो 10 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 है, तो इज इक्वल टू अंडर रूट 10 स्क्वायर 100 है, प्लस 24 स्क्वायर 576 है, डिवाइडेड बाई 2 है, तो इज इक्वल टू अंडर रूट 100 प्लस 576 676 डिवाइडेड बाई 2 है, तो इज इक्वल टू 676 का स्क्वायर रूट। देखिए ये जो 2 है ये स्क्वायर रूट साइन के बाहर है, ये बाहर है भाई, तो सिर्फ 676 को स्क्वायर करना तो 26 होगा, तो 26 डिवाइडेड बाई 2 है, तो इज इक्वल टू 13 है। तो मतलब क्या है, साइड ऑफ रम्बस इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। ये तो सेंटीमीटर में दी गई है, तो ये जो रम्बस है जिसकी दोनों डायगोनल्स 10 और 24 सेंटीमीटर करके है, इसकी साइड 13 सेंटीमीटर है। इजी नहीं भाई, बहुत इजी है, बहुत इजी है। बी नंबर 6 का बी, दोनों डायगोनल 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, तो साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो 16 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर अंडर रूट है, रूट ओवर के अंदर है, तो 16 स्क्वायर 256, 12 स्क्वायर 144, दोनों को ऐड करना 400, तो रूट ओवर 400 बाई 2, तो 400 की स्क्वायर रूट 20 है। देखिए ये 2 स्क्वायर रूट के बाहर है, तो 20 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, इजी ना भाई, बहुत इजी है। नेक्स्ट भाई 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल व्हिच साइज 8 सेंटीमीटर या 6 सेंटीमीटर। तो एक रेक्टेंगल है, मान लीजिए कुछ ऐसा है, जिसकी साइड्स ये 8 सेंटीमीटर है और ये 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसकी डायगोनल्स की लेंथ निकालना, तो ये एक डायगोनल है और इधर एक डायगोनल होगा। तो एक्चुअली देखिए रेक्टेंगल की जो डायगोनल होते हैं वो इक्वल होते हैं, वो हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये भी 6 सेंटीमीटर है और ये भी 8 सेंटीमीटर है। अच्छा, तो ABCD रेक्टेंगल मान लीजिए, तो ये जो डायगोनल है, तो एक्चुअली देखिए यहाँ एक राइट एंगल हो रही है, राइट एंगल ट्रायंगल हो रही है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल हो रही है, तो ये राइट एंगल है और इसके अपोजिट साइड ये जो हाइपोटेनस है ना इस ट्रायंगल की, और इस रेक्टेंगल की एक डायगोनल है। तो भाई ये बहुत सिंपल है, पाइथागोरस फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, पाइथागोरियन थ्योरम अप्लाई करके आप आराम से निकाल सकते हैं। यह हाइपोटेनस है इस ट्रायंगल की केस में, इस ट्रायंगल की। ठीक है, तो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस ऑल्टीट्यूड स्क्वायर, और ये जो बेस ऑल्टीट्यूड है ना इस रेक्टेंगल की लेंथ ब्रेथ है। सिंपल कंसेप्ट है भाई, सिंपल कंसेप्ट है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला ऐसे निकाल सकते हैं, हियर लेंथ इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर और ब्रेथ इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। देयरफॉर डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, किसका डायगोनल रेक्टेंगल हो, तो इज इक्वल टू डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए। देखिए ये तो डायगोनल है ना, तो डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू अंडर रूट लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर, लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर, तो इज इक्वल टू अंडर रूट लेंथ क्या है 8 है, ए स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, तो इज इक्वल टू अंडर रूट 64 प्लस 36, तो अंडर रूट 100 इज इक्वल टू 100 का स्क्वायर रूट 10 है, तो 10 सेंटीमीटर है, तो ये 10 सेंटीमीटर है। देखिए वही पाइथागोरस फॉर्मूला है, तो बहुत सिंपल है भाई, बहुत सिंपल है। तो एक्चुअली देखिए पाइथागोरस जो फॉर्मूला है ना, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस ऑल्टीट्यूड स्क्वायर, तो वही होगा। बेस मतलब या तो लेंथ या तो ब्रेथ,
और ऑल्टीट्यूड मतलब वही या तो लेंथ या तो ब्रेथ। तो अगर बेस लेंथ है तो ऑल्टीट्यूड ब्रेथ होगा, ठीक है, मतलब वही पाइथागोरस थ्योरम है, फॉर्मूला है। तो आप देखिए किसी एक रेक्टेंगल है, मान लीजिए कुछ ऐसी है, एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ ब्रेथ डायरेक्ट नहीं दी गई है, रेशियो दी गई है 3:5, तो ब्रेथ 3 लेंथ 5 है, रेशियो है भाई। तो इस रेशियो से आपको साइड्स निकालना, ठीक है। तो यहाँ पेरीमीटर भी दी गई है, तो ऐसे लिखना, लेट दी, पहला छोटा है तो इसको ब्रेथ माने, लेट दी ब्रेथ एंड लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल बी 3x एंड 5x रेस्पेक्टिवली, सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। रेशियो से हम ऐसे ही सॉल्व करते हैं ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पेरीमीटर भी दी गई है 160, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला यूज करना 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू पी, पी मतलब पेरीमीटर, तो इम्प्लाइज 2 इंटू लेंथ कितने हैं 3x है, 3x प्लस 5x इज इक्वल टू पेरीमीटर 160 है। तो दिस इम्प्लाइज 2 से बोथ साइड डिवाइड देना, तो इस साइड में 2 कट जाएगा, तो 3 प्लस 5 8 है, तो 8x इज इक्वल टू 160 को भी 2 से डिवाइड देने से 80 होगा, 80। तो इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 80 अपॉन x का कोएफिशिएंट 8 है, तो इज इक्वल टू 10 है। तो देयरफॉर लेंथ इज इक्वल टू लेंथ 5x ना, तो 5 इंटू 10 इज इक्वल टू 5 के अंदर 50 सेंटीमीटर। अच्छा ब्रेथ इज इक्वल टू ब्रेथ 3x ना, तो 3 इंटू 10 इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। लेंथ ये है, ब्रेथ ये, इजी है भाई, बहुत इजी। भाई अब नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, ABCD इज ए ट्रेपेजियम इन व्हिच AB पैरेलल टू DC, इफ एंगल A इज इक्वल टू 50 डिग्री एंड एंगल B इज इक्वल टू 70 डिग्री, फाइंड द मेजर ऑफ इट्स अदर टू एंगल्स। तो ये बिल्कुल 4 नंबर की तरह है। 4 नंबर में जस्ट AB दोनों एंगल्स इक्वल था, 40 डिग्री था, 40 डिग्री करके, ठीक है। लेकिन आप देखिए A और B थोड़ा सा अलग अलग है। मान लीजिए एक ट्रेपेजियम है जिसका A 50 डिग्री और B एंगल 70 डिग्री है, तो आप D और C निकलना है। तो देखिए 4 नंबर में भी हम ऐसे ही करी थी, और सिर्फ 4 नंबर में नहीं, पिछले एक एक्सरसाइज मतलब एक्सरसाइज 12.3 में भी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करी थी हमने। तो एक्चुअली देखिए इस ट्रेपेजियम की ये जो साइड है AB और DC दोनों पैरेलल है, तो यहाँ AD एक ट्रांसवर्सल है, तो इन दोनों एंगल्स के साम 180 डिग्री है, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड। इन दोनों एंगल्स के साम भी 180 डिग्री है, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड। तो देखिए इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड की फॉर्मूला यानी कि इसकी थ्योरम यूज करके, कॉन्सेप्ट यूज करके आप इन दोनों एंगल्स निकाल सकते हैं अलग अलग। तो एंगल A प्लस, देखिए एंगल A 50, एंगल B 70 है और AB पैरेलल टू DC, तो देयरफॉर एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड। तो एंगल A 50 है तो D चाहिए ना, तो 50 को राइट साइड में ले लेना, माइनस होगा, यानी कि 180 डिग्री से माइनस करना, तो एंगल D मिलेगा, तो 130 डिग्री आ रहा है। ऑल्सो एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। तो एंगल B 70 डिग्री है प्लस C इज इक्वल टू 180, तो 180 से 70 माइनस करना 110 आएगा, तो मतलब एंगल C इज इक्वल टू 110 डिग्री है, ठीक है। अच्छा एंगल C निकालने की दूसरा तरीका है, जब D निकल जाएगा ना तो 360 डिग्री से इन तीनों एंगल्स को माइनस करना C मिल जाएगा, मतलब एंगल सम प्रॉपर्टी के तहत। तो ये एक्सरसाइज समाप्त हो गया भाई। वीडियो अगर पसंद आया तो एक लाइक करना और आपके सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना, और आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।